नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 30 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान को तोड़ने के लिए अमेरिका ने फिर से एक खतरनाक साजिश रची, जानबूझ के ईरान की करेंसी को नीचे किया और इसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आया है, इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही समय बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के हैकरों से इस कदर डर चुके हैं कि इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और पूरी दुनिया के लोग अब बेंजामिन नेतन्याहू का मजाक उड़ा रहे। अरे यार, तुम तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते थे, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि चाइना ने खुले तौर पे कहा है कि वो ईरान की मदद करेगा, चाहे पूरी दुनिया ईरान के ऊपर हमला करने आ जाए। चाइना ईरान की प्रोटेक्शन में पूरी तरीके से खड़ा है और साथ ही हमले के दौर में भारत और ईरान के बीच खतरनाक लेवल पे मीटिंग हो रही है। और इस मीटिंग को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की धुकधुकी बढ़ चुकी है। साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो काला कानून लेके आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तमाचा मारा है, लेकिन इस तमाचे और इस काले कानून के बीच मोदी ने अपना कितना बड़ा नुकसान करवाया है। इस वीडियो को जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपके पैरों तले आज जमीन खिसक जाएगी कि मोदी अब अगला चुनाव नहीं जीते। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही कई दिनों में एक बार ये सवाल मैं पूछ लेता हूं कि क्या मैं ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा हूं तो कमेंट में आप मुझे फौरन चैलेंज करें, चेतावनी दें, साथ ही मेरी कमियों को निकालें। और अगर कर रहा हूं तो कमेंट में समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं भी जान सकूं। क्योंकि इंसान हूं, इंसान बहक जाता है, तो इससे पहले कि शैतान मुझे बहकाए, आप मुझे सही रास्ते पे लेके चले, कमेंट करके बताएं। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल ईरान के ऊपर अमेरिका दो तरह की जंग थोपने की कोशिश कर रहा। पहला तो अंदर अंदर से, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, और दूसरा बाहर से। अंदर की जंग का मतलब यह है कि आवाम को इतना उकसा दो, आवाम के अंदर इतना जहर घोल दो अपनी सरकार के लिए कि आवाम खुद ही सरकार को गिरा दे। और इसके बाद जो थोड़ा बहुत मामला बचेगा बाद में हम हमला करके समझा देंगे। तो आज दोनों ही चीज़ों को आपको डिटेल में समझाता हूं, उसके बाद फिर बताऊंगा कि चाइना ने क्या कहा। पहली बात यह है कि ईरान के अंदर जो लोग हैं वो फिर से भड़क चुके हैं, फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी बीच नई खबर दोस्तों ये निकल के सामने आ रही कि ईरान की जो करेंसी है अब तक के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ चुकी है। यानी $1 के मुकाबले जो ईरान की करेंसी है वो 16 लाख रियाल पहुंच चुकी है। जब पहला प्रदर्शन हुआ था तब जो करेंसी थी उस टाइम 14 लाख रियाल पहुंची थी। अब 2 लाख रियाल और डाउन हो गई है और 1 रियाल के मुकाबले, या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो $1 के मुकाबले जो ईरान की करेंसी है वो 16 लाख रियाल हो गई। अब आप ये चीज सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार हो गया तो हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसको समझने के लिए आपको इसको अपने ऊपर लेके देखना होगा। लेट सपोज आप भारत की आवाम है, आपका जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले 92 रुपए के पास है। तो आपके अंदर टेंशन है कि भाई डॉलर इतना ऊंचा क्यों है, रुपया इतना गिरा क्यों है। अब आप यही सेम चीज सोचिए कि $1 के मुकाबले हमारा जो रुपया है वो 16 लाख रुपए हो जाए। यानी छोटी छोटी चीज की जो कीमत है वो करोड़ों अरबों पहुंच जाए। और ऐसे हाल में लोग भड़कते हैं। यानी जो अमेरिका, उसने जानबूझ के डॉलर की कीमतों में इतना जबरदस्त इजाफा किया है, इतने सेंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर कि उसकी करेंसी डाउन होती चली जाए और ईरान के जो लोग हैं वो भड़क जाएं और भड़कने के बाद सड़कों पे निकले और निकलने के बाद प्रदर्शन करें। और इस समय अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। बात कड़वी है मगर सच है, अमेरिका कामयाब हो रहा। और साथ ही ईरान के लोग गजब का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब गिर चुके हैं प्रोटेस्ट के लेवल में, अपनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं। एक बार मंजर देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की जो आवाम है किस हिसाब से अमेरिका के भड़कावे में आके अब सड़कों पे फिर से उतर रही है, फिर से प्रोटेस्ट कर रही है। और इधर जो मैंने दूसरा तरीका बताया था जंग का, उसको लेके भी 2-3 बड़ी डेवलपमेंट है। पहली डेवलपमेंट दोस्तों ये है कि जो अब्राहम लिंकन अब तक शांति से खड़ा था, अचानक से वो गायब हो गया। यानी उसको अमेरिका कहीं ले जाके छुपा देता है। चूंकि अमेरिका को एक बात बहुत क्लियर पता है कि अगर ईरान हमारी लोकेशन जानता रहेगा तो ईरान के पास इतनी मिसाइलें तो हैं कि वो हमारे अब्राहम लिंकन को भी डुबो देगा,
हमारे फाइटर जेट को भी टारगेट करेगा और साथ ही हमें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। आज मार्को रूबियो ने भी साफ तौर पे कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 30 से 40 हजार सैनिक मौजूद हैं। मतलब यहां मार्को रूबियो ने एक बड़ा खुलासा भी किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने 30,000 से 40,000 सैनिक डिप्लॉय कर दिए हैं। तो मार्को रूबियो ने साफ तौर पे कहा कि अमेरिका के अंदर 30-40,000 जो हमारे सैनिक हैं वो ईरान के ट्रिगर पे हैं। यानी मार्को रूबियो ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि आप थोड़ा ध्यान से कदम उठाइएगा, क्योंकि ईरान एक बटन दबाएगा और हमारे 30,000 40,000 सैनिक मारे जाएंगे, हमारा अब्राहम लिंकन जो है वो भी डुबो दिया जाएगा, साथ ही हमें तगड़ा नुकसान होगा और पूरी दुनिया में बेइज्जती होगी अलग से। क्योंकि देखिए ईरान के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। उसकी इकोनॉमी इन्होंने चौपट कर दी, उसकी जीडीपी को इन्होंने डाउन कर दिया, साफ तौर पे कहा जाए तो करेंसी को मिट्टी में मिला दिया। तो एक सीधी बात है कि मरता क्या ना करता, तो ये तो डूब रहे, इनको तो इकोनॉमिक तौर पे अमेरिका ने डुबो दिया। अब बात यह है कि हम तो डूब रहे सनम, लेकिन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे हाल में ऐसा देश, ऐसा आदमी बड़ा खतरनाक हो जाता है और इस चीज को लेके अब अमेरिका के अंदर धुकधुकी मची हुई है। इसी बीच चाइना ने वो बयान दे दिया जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप शायद रातों की नींद भी नहीं ले पा रहे होंगे। चाइना ने साफ तौर पे कहा कि ईरान पे अगर हमला होता है तो ऐसे हाल में ईरान की रक्षा के लिए हम खड़े हैं। मतलब आप सोच के देखिए कि इससे पहले चाइना गुपचुप तरीके से हथियार देता था, जिसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। कई सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया था, कह रहे यार प्रखर कहाँ चाइना हथियार दे रहा। अब आपके सामने रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चाइना ने साफ तौर पे कहा कि हम जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी हिफाजत करेंगे, मुस्लिम देशों के साथ व्यापार भी करेंगे। और अभी चंद घंटे पहले चाइना ने यह भी कहा कि हम ईरान की हिफाजत के लिए खड़े हैं। यानी एक बहुत बड़ी ताकत ईरान के साथ अब आके खड़ी हो गई और साथ ही रशिया गुपचुप तरीके से हथियार दे रहा। तो ऐसे हाल में इस समय अमेरिका का ईरान से निपटना लगभग नामुमकिन है और यही वजह है कि जानबूझ के अमेरिका कभी सेंक्शंस लगा रहा और अमेरिका की यह पूरा प्लान है कि हमें हमला न करना पड़े। अंदर ही जो ईरान के लोग हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को खोखला कर दे, तब ज़्यादा चीज़ें सही होंगी। चूंकि ऐसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी बीच एक और आपको अपडेट बताता हूँ, जिसके बाद तो अमेरिका एकदम डिस्टर्ब हो चुका है। दोस्तों आज भारत के साथ ऐसे मौके पे मीटिंग चल रही है जिस मौके पे हमला कभी भी हो सकता है। और ये मीटिंग सबसे अहम बात यह है कि सिक्योरिटी को लेके हो रही, यानी ईरान और भारत के बीच भी मीटिंग हो रही। दरअसल बात बड़ी सिंपल सी है कि ईरान को नुकसान होगा तो हम बैठ के तमाशा नहीं देख सकते, क्योंकि ईरान के अंदर हमारा अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट फंसा है। उस पर सेंक्शंस ठोका अमेरिका ने, उसको बंद किया। मोदी वहां से बोरिया बिस्तर समेट के वापस आ जाते हैं। लेकिन आवाम यानी हम आप जब सवाल पूछते हैं कि कहाँ गया हमारा अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे हाल में न चाहते हुए या फिर चाहते हुए, दोनों ही चीजें आप समझ लीजिए, आज भारत ईरान के साथ खतरनाक मीटिंग कर रहा है। और इस मीटिंग के बारे में सुन के चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, थोड़ा सा चक्कर आने लगे इनको। और इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू की एक खबर आपको बताता हूँ और इसी बहाने इजराइल की 2 खबरें आपको बताऊंगा कि बेंजामिन नेतन्याहू इतना डरा हुआ है कि आज उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और इस तस्वीर ने बेंजामिन नेतन्याहू की वो बेइज्जती की, वो बेहुरमती की कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार तुम तो बड़े टेक्नोलॉजी वाले थे, तुम ऐसे ऐसे ऐप बनाते थे कि पूरी दुनिया में पेजर अटैक हो जाता था। मतलब जिस पेजर को हैक करना इम्पॉसिबल है तुमने उसको हैक कर लिया था। तुम कहीं से बैठकर ट्रिगर दबाते हो और ईरान का साइंटिस्ट मारा जाता है। आज तुम्हें इतना डर क्यों है? दरअसल तस्वीर आप साफ तौर पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेतन्याहू के हाथ में एक फ़ोन है, फ़ोन में एक कैमरा है, उस कैमरे पे पहले सफ़ेद टेप लगा है, फिर लाल टेप लगा है। मतलब इनको इस बात का खतरा है कि मैं कहाँ हूँ, कैमरे के माध्यम से मेरी लोकेशन लीक हो सकती है। अब आप पूछेंगे कैमरे के माध्यम से कैसे, तो बहुत सिंपल तरीका है, मैं आपको आज बता भी देता हूँ कि एक छोटा सा कोई भी ऐप आप डाउनलोड कर लें। जब आप ऐप कोई भी डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने अमेज़ॉन किया होगा, फ्लिपकार्ट किया होगा, व्हाट्सअप किया होगा, फेसबुक किया होगा, तो ये 4-5 परमिशन लेते हैं, जैसे एक्सेस टू योर कैमरा, एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट, एक्सेस टू योर लोकेशन। और हम आप तो भाई हमारे आपके पास छुपाने को कुछ है नहीं, धड़ाधड़ अलाउ करते हैं। लेकिन इसी में कोई खुफिया वगैरह से मोबाइल में पड़ जाए और वो भी ऐसे परमिशन मांग ले और गलती से परमिशन ऑन हो जाए, तो ऐसे हाल में सिचुएशन ख़राब हो जाती है। आपकी सारी लोकेशन, आपका सारा डाटा, आपके मोबाइल का सारा अकाउंट, आपके फ़ोन में कितनी फ़ोटो हैं, बहन बेटियों की तस्वीरें, ये तमाम चीज़ें लीक होने का खतरा होती हैं।
आपको याद होगा विपक्ष ने आरोप लगाया था मोदी के ऊपर कि वो पेगासस ऐप के जरिए उन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, रेकी कर रहे हैं और साथ ही सर्विलांस पे रखा है पेगासस ऐप के जरिए। बीच में इसको लेकर बड़ा बवाल मचा था और सेम इसी तरीके की कोशिश ईरान भी कर सकता है। दैट्स व्हाई बेंजामिन नेतन्याहू इतने डर में है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने फोन के कैमरे पे कवर लगा दिया। खैर, बेंजामिन नेतन्याहू ने आज गाजा को लेकर भी बड़ा बयान दिया और इस बयान में बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा इरादा साफ तौर पे जो इसका शैतानी इरादा है वो अब दिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास ऐसे हथियार नहीं छोड़ेगा, हमास ऐसे हथियार नहीं छोड़ेगा। हमास से अगर हथियार छुड़वाना हो तो हमें आर्मी भेजनी पड़ेगी। हमें का मतलब ये नहीं कि ये जो पीस कमेटी बैठी उसकी आर्मी नहीं, आरडीएफ जाएगा हमास से लड़ने के लिए गाजा के अंदर, यानी गाजा के अंदर तबाही फिर से चालू होगी। इसका इंटेंशनली सिग्नल जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से दे दिया है, क्योंकि इसको पता है कि हमास को जो फंड करता था, हमास को जो हथियार देता था, वो ईरान इस समय बिजी है। और एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि फंड करने के लिए, हथियार देने के लिए रास्ते की जरूरत है। जब अगल बगल के देश आपके हक में हो, तो पहले सीरिया में क्या था कि असद की सरकार थी, तो ऐसे हाल में ईरान सीरिया के जरिए हथियार भेजते था। लेबनान में भी ईरान की हुकूमत चलती थी एक तरह से कहा जाए तो वहां से भी भेज सकता था। लेकिन इस समय इन्होंने ऐसा घेरा है कि ईरान के थोड़े से मुश्किल हालात यहां से भी हो गए कि भाई साहब, सीरिया में असद की सरकार नहीं है, अल-जुलानी की है। अल-जुलानी बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का आदमी है, तो वो हथियार जाने नहीं देता। इधर जो लेबनान में सरकार है वो भी अमेरिका ने ही बैठा दी है, तो यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे हाल में ये जो प्रॉक्सी वार ईरान लड़ सकता था उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है। इस वजह से इस समय हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के पूरे मूड में बेंजामिन नेतन्याहू है, यानी ईरान इधर बिजी है और इधर अपना फायदा बेंजामिन नेतन्याहू सेकने में मशगूल है। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आई है कि भारत ने सऊदी अरब के साथ भी डिफेंस मीटिंग शुरू की है। सेम उसी लेवल की मीटिंग जिस लेवल की मीटिंग पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की थी। यानी यहाँ पे भारत का डबल फायदा ये है कि पहले तो दुबई हमारे साथ आ गया और सऊदी अरब भी आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान ना इधर का ना उधर का। बहरहाल देखना ये होगा कि ये चीज़ें होती कब हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार करने को तो बहुत कुछ करती है, लेकिन अंत में पता चलता है कि हम ही ना रशिया के रहे ना अमेरिका के रहे। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही यूजीसी के मामले पे, जिस मामले को मैं आपको 5-6 दिन से लगातार समझा रहा हूं। यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मोदी सरकार के इस शाही तानाशाही फरमान को रोक दिया और कहा है कि ये कानून सरासर गलत है, ये एक तरफा है और इस पे आप या तो संशोधन कीजिए नहीं तो इसको कैंसिल कीजिए। लेकिन अभी आप जो ड्राफ्ट लेके आए हैं इसको हम कैंसिल करते हैं और साल 2012 में जो यूजीसी लागू था उसी को हम अप्लाई करते हैं। यानी मोदी साहब एक तानाशाही फरमान लेके आते हैं, आने के बाद उस फरमान को सुना देते हैं। इनको क्या लगा कि सबड़ समाज तो मेरा अपना है, मेरे कोर वोटर हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो मुझे ही वोट करेंगे, वो मेरा विरोध करेंगे नहीं। लेकिन सबड़ समाज ने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट वो लोग गए, जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सबड़ समाज के हक में फैसला सुना दिया। लेकिन इस फरमान लाने से लेके, सबड़ समाज के कोर्ट में जाने से लेके और फैसला आने के बीच में जो 4-6 दिन का वक्त लगा, इसमें जो मोदी हैं उनकी इतनी बेइज्जती हुई कि कहीं चप्पलों से मारा गया, कहीं जूतों से मारा गया उनकी फोटो को, उनकी पुतले को बना के, उनकी मूर्तियों को, उनकी तस्वीरों को, कि शायद कोई इज्जतदार आदमी होता तो इस्तीफा दे देता। और किस हिसाब से बेइज्जत हुए अपने देश में, एक बार उसकी वीडियोस को आप देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से कोई जूता मार रहा, कोई चप्पल मार रहा, कोई गाली दे रहा। मतलब इतनी बेइज्जती। कोई कायदे का इंसान होता तो क्या करता, कुर्सी छोड़ देता, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको एक बात बताता हूं, मोदी ने एक बात बोली थी कि भाई साहब किसी के साथ गलत नहीं होगा, हमारी सरकार किसी के साथ गलत नहीं करेगी, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। कहा था ना। आपको अयोध्या का एक केस याद है?
एक 12-13 साल की लड़की के साथ गलत काम हुआ था। मोहित खान नाम के आगे एक तो खान लग गया और दूसरा समाजवादी पार्टी की करीबी थे अखिलेश यादव के। तो ऐसे हाल में फौरन बुलडोजर पहुंचता है। पहुंचने के बाद बुलडोजर उनका घर तोड़ता है, बेकरी तोड़ देता है। बार बार उनको बलात्कारी कहा गया, बार बार रेपिस्ट कहा गया। 2 साल तक वो बेचारा किसी से नजर नहीं मिला पाया। सामाजिक तौर पे उस आदमी का बहिष्कार हो गया, घर गिरा दिया गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने मोहित खान को बाइज्जत बरी कर दिया। अब इस 2 साल में उस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ होगा, उसकी इज्जत की कितनी बेहुरमती हुई होगी, सामाजिक तौर पे उसका कितना पतन हुआ होगा, क्या सरकार उसकी भरपाई कर सकती है? और जो बुलडोजर से घर गिराया गया, बेकरी गिराई गई, क्या सरकार वो तमाम चीजें बनवा के देगी? एक बड़ा सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूं। और ये तो एक केस है, ऐसे न जाने कितने मोहित खान बेचारे होंगे, न जाने कितने प्रखर राजपूत ऐसे होंगे, न जाने कितना कोई एक सबड़ समाज का, एक मुस्लिम समाज का, एक दलित समाज का कोई भी होगा जिसके ऊपर जबरदस्ती जबरिया तरीके से गुंडागर्दी करके उसका घर प्रशासन की मदद से गिरा दिया जाता है, जेल में ठूस दिया जाता है। कोर्ट की कार्रवाई कैसी है आपको पता है, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लग जाते हैं। और ऐसे हाल में वो आदमी जेल में सड़ता रहता है। और जब वो जेल से निकल के आता है तो उसके पास न खोने को कुछ बचता है, न पाने को कुछ बचता है, बस एक जिंदा लाश हो जाता है। लोग उसके घर का पानी पीना छोड़ देते हैं। रेप जैसे आरोप जिसके ऊपर लग जाए, कोई इसकी बेटी से, उसकी बहन से शादी तक नहीं करना चाहता। कैसी बातें करते हैं? यही है आपका सबका साथ सबका विकास, जहां किसी का सामाजिक तौर पर ऐसा मान मर्दन कर दिया जाए कि वो आदमी कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक न रहे, बस हरते हुए निर्दोष भी हो, तो फिर सवाल बनता है। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद कुछ अहम खबरों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, क्योंकि इस समय ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई एक मस्जिद गए हैं। वहां से इन्होंने कौन सा बड़ा ऐलान किया, ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही एक प्लेन क्रैश कोलंबिया में हुआ है, तो क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई एंगल, इसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे। और साथ ही जंग की स्थिति कहां तक पहुंची है वो भी आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए अगली वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अगली वीडियो आपसे मिस ना हो इस वजह से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की फात।